हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यहाँ पर क्लास 12th, ठीक है, 12th क्लास की जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था, पहला चैप्टर था, उसके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके इम्पोर्टेंट जो है आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लें और साथ ही जो आपको है बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर बहुविकल्प वाले प्रश्न, यानी हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है निम्न में से यानी कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का एक चरण है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनके अंदर से जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है आय के चक्रीय प्रवाह का एक अर्थ चरण है। ठीक है, कौन सा चरण है कि यहाँ पर सृजन चरण होता है या वितरण चरण होता है या व्यय चरण होता है। ठीक है, यहाँ पे सृजन, वितरण, व्यय या उपयुक्त सभी होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर जो हो जाएगा वो उपयुक्त सभी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यहाँ पर निम्न में से जो है कौन सा जो है प्रवाह चरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रवाह चरण का आपको बताना है कि उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो नहीं है उदाहरण प्रवाह चरण का। तो सबसे पहला जो है आपका वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या की एक, यहाँ पर आपको देखना है कि निम्न में कौन सा प्रवाह चरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रवाह का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर वर्ष के जन्मे बच्चों की संख्या, राष्ट्रीय आय, यहाँ पर राष्ट्रीय आय, संपत्ति, वर्ष में उत्पादित गेहूं। तो एक वर्ष में उत्पादित गेहूं ये नहीं होगा क्या, फिर आपका जो आंसर यहाँ पर आंसर नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया राष्ट्रीय संपत्ति, यहाँ पर प्रवाह चरण नहीं है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्न में से कौन सा जो है साधन आय नहीं कहलाता। इनमें से साधन आय नहीं कहलाता, यानी किराया नहीं कहलाता, मजदूरी नहीं कहलाती, विदेशों से उपहार नहीं कहलाता या लाभ नहीं कहलाता। तो यहाँ पर क्या है, साधन आय, साधन से प्राप्त हुई आय को नहीं कहा जाता। क्या होती है साधन से आय, कौन सी है, किराया। हम क्या कर रहे हैं, एक साधन दे रहे हैं किराया, तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, साधन आय नहीं है। मजदूरी क्या है, हम एक साधन के रूप में हम जा रहे हैं, मनुष्य जो है साधन के रूप में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मजदूरी भी यहाँ पर साधन आय है। विदेशों से उपहार और लाभ भी एक साधन आय है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये विदेशों से उपहार। ठीक है, उसके बाद आता है क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सम्मिलित। तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित होता है, देखिए यहाँ पर परिवार फर्म सम्मिलित होता है, फर्में विदेश क्षेत्र विदेशी क्षेत्र होता है, या परिवार सरकार होती है, या फर्में और सरकार होती है। तो यहाँ पर यानी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सम्मिलित, मतलब दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सम्मिलित कौन कौन सा होता है। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा तो हमने देखा था परिवार और उसके बीच में क्या देखा था हमने, यहाँ पर हमने देखा था परिवार। ठीक है, परिवार, और हमने देखा था यहाँ पर परिवार और अर्थव्यवस्था के, यहाँ पर जो है फर्म के बीच में देखा था। तो आपका आंसर नंबर यही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्टॉक चर को एक ऐसे चर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक समय अवधि में मापा जा सकता है, स्टॉक चर। ठीक है, तो स्टॉक चर क्या होता है, हम कैसे कह सकते हैं, स्टॉक चर को एक ऐसे चर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें कि यहाँ पर एक समय अवधि में इसे मापा जाता है या विशेष समय बिंदु पर मापा जाएगा। ठीक है, या विशेष समय बिंदु पर मापा जाए या मापा नहीं जा सकता, प्रयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए स्टॉक क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, मानिए स्टॉक एक कमरे में बंद वस्तु की तरह है। ठीक है, तो जिसे हम एक समय बिंदु पर मापा जा सकता है। ठीक है, तो समय विशेष समय बिंदु पर मापा जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हानि को निम्न में से वर्गीकृत किया जाता है। हानि को किस में करेंगे हम वर्गीकृत, स्टॉक चर में करेंगे, या तो हम ए करेंगे या बी, यानी प्रवाह चर में करेंगे। किस में करेंगे, या ना तो, यानी इनमें से ए और बी में से कोई नहीं है।
तो यहाँ पर जो आंसर है आपका कि हानि को निम्न में से वर्गीकृत करेंगे, तो यहाँ पर प्रवाह में हानि को यहाँ पर वर्गीकृत करेंगे। उसके बाद आता है वास्तविक प्रवाह को निम्न प्रकार से भी जाना जाता है। जो वास्तविक प्रवाह होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? नाम मात्र का प्रवाह होता है, भौतिक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, और ए और बी दोनों। तो यहाँ पर भौतिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर आ गया हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से कौन सा जो है उपभोग क्षेत्र न है, यानी निम्न में से कौन सा उपभोग क्षेत्र है? तो उपभोग का क्षेत्र क्या होता है? परिवार होता है, फर्म होती है, विदेशी होती है, सरकार होती है। तो उपभोग वाला क्षेत्र क्या होता है? तो परिवार के लोग उपभोग करते हैं, तो उपभोग वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मौद्रिक प्रवाह में जो है डैश का विनिमय होता है, कि मौद्रिक प्रवाह में किसका विनिमय होता है? वस्तु और सेवाओं का होता है, उपहार का होता है, मुद्रा का होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है। ठीक है, मौद्रिक प्रवाह में किसका होगा विनिमय? मुद्रा का होगा। तो आपका मुद्रा सही आंसर हो जाएगा, मतलब सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वास्तविक प्रवाह में जो है साधन सेवाओं का प्रवाह से डैश क्षेत्र होता है, यानी वास्तविक प्रवाह में साधन सेवाओं का जो प्रवाह होता है, जो वास्तविक प्रवाह होता है उसके अंतर्गत जो साधन सेवाएं होती है उसका जो प्रवाह होता है डैश से डैश क्षेत्र में होता है। तो क्या होगा? फर्म से परिवार की ओर होगा। ठीक है, साधन सेवाएं फर्म से परिवार जाएंगी, या परिवार से फर्म की ओर होगा, या फर्म से परिवार सरकार की ओर होगा, या परिवार से सरकार की ओर होगा। तो देखिए वास्तविक प्रवाह यानी वास्तविक प्रवाह में साधन सेवाएं कौन देता है? सबसे पहले परिवार देता है। किसको देता है? फर्म को देता है। तो परिवार से फर्म की ओर हो जाएगा। तो आंसर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है यहाँ पर आ गया है 11 क्वेश्चन कहता है एक बंद अर्थव्यवस्था में डैश को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, एक डैश यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था है, तो उसके अंदर किसको हम सम्मिलित नहीं करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ये हो जाएगा कि परिवार में नहीं होता है, या फिर आपका जो है यहाँ पर फर्म में नहीं होता, सरकार में नहीं होता, यहाँ पर विदेशी क्षेत्र में नहीं होता। ठीक है, एक बंद अर्थव्यवस्था में जो है डैश को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो बंद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद है, तो बंद अर्थव्यवस्था में हम विदेशी क्षेत्र को शामिल नहीं करेंगे, हमारा डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न में से कौन सा प्रवाह जो है नहीं है, इनमें से कौन सा प्रवाह नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको नई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में पूरी जो है इकोनॉमिक्स क्लास जो है 12th की पूरी इकोनॉमिक्स मैंने करा रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर, और पूरी जो है बुक कवर कर रखी है TR जैन की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा प्रवाह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रवाह नहीं है? तो पूंजी नहीं है, आय नहीं है, निवेश नहीं है, मूल्यह्रास नहीं है। ठीक है, तो पूंजी क्या है? पूंजी प्रवाह की बात कर रहे हैं, कौन सा प्रवाह नहीं है? ठीक है, तो आय, निवेश और मूल्यह्रास, तो यहाँ पर जो है पूंजी प्रवाह नहीं है। उसके बाद निम्न में से कौन सा स्टॉक है? तो कौन सा स्टॉक है, यानी स्टॉक हम किसे कहते हैं? स्टॉक हम किसे कहते हैं? यहाँ पर संपत्ति को कहते हैं, बचत को कहते हैं, निर्यात को कहते हैं, या लाभ को कहते हैं? तो संपत्ति हमारा क्या होती है? स्टॉक होता है, जितना हमारे पास धन उपलब्ध है स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? हमारी संपत्ति स्टॉक है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ चुका है हमारा 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन सा चित्र जो है वास्तविक प्रवाह को प्रदर्शित करता है। तो वास्तविक प्रवाह को प्रदर्शित करने वाला चित्र कौन सा है? तो ये आपको बताना है, वास्तविक प्रवाह। ठीक है, वास्तविक प्रवाह, तो यहाँ पर देखिए परिवार से फर्म की ओर जा रहा है क्या? उपभोग व्यय। ठीक है, उपभोग व्यय, फिर उसके बाद वस्तु और सेवाएं फर्म दे रही है। ठीक है, ये है। उसके बाद क्या है? परिवार से वास्तविक प्रवाह में क्या होता है? मौद्रिक प्रवाह नहीं बोल रहा, वास्तविक प्रवाह कह रहा है। वास्तविक प्रवाह में साधन सेवाओं का प्रवाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिवार से वस्तु और सेवाएं जा रही हैं। ठीक है, फर्म से संसाधन सेवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। उसके बाद संसाधन सेवाएं, तो संसाधन सेवाएं परिवार क्या देता है? संसाधन देता है, फर्म क्या देगी? वस्तु और सेवाएं देगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए संसाधन सेवाएं और संसाधन भुगतान,
तो ये भुगतान तो करेगी, लेकिन उसके बदले में साथ में क्या देती है, वस्तु और सेवाएं देती है। तो वास्तविक प्रवाह में ये वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, क्योंकि परिवार क्या करेगा, संसाधन देगा, उसके बाद जो है बदले में नहीं पूछा जाता, इसमें बदले में नहीं आता कि क्या देगी फर्म। ये जो है यहाँ पर परिवार क्या दे सकता है, आप देखिए संसाधन सेवाएं दे सकता है, मनुष्य यह मानव संसाधन दे सकता है, लेकिन परिवार क्या उत्पादन करती है, परिवार वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर क्या है, परिवार जो फर्म है यहाँ पर वस्तु और सेवाएं दे सकती है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित करता है। तो निम्न चित्र जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है कि उपभोग, परिवार से उपभोग व्यय हुआ, फर्म में आए, फर्म ने क्या किया, फर्म ने यानी जो संसाधन है उसका भुगतान कर दिया। ठीक है, उपभोग पर व्यय। अब यहाँ पर देखिए व्यय की बात हो रही है कि परिवार ने क्या किया, फर्म से वस्तु और सेवाएं ली। ठीक है, उपभोग लिया यानी वस्तुएं खरीदी, उनका उपभोग किया, उसके बदले में पैसा फर्म को दिया। ठीक है, अब कहाँ जा रहा है, पैसा फर्म के पास जा रहा है। उसके बाद जो है फर्म ने क्या किया, यहाँ पर जो परिवार से संसाधन सेवाएं ली थी ना वस्तु उत्पादन करने के लिए, उसके बदले में यहाँ पर भुगतान कर रही है फर्म। क्या कर रही है, भुगतान कर रही है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो पैसे का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पर हम मौद्रिक प्रवाह की बात कर रहे हैं। तो आपका जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, यहाँ पर दोनों में से बी सी, तो यहाँ पर आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, यहाँ पर 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि आय के चक्रीय प्रवाह को सही प्रकार से प्रदर्शित करने वाला चित्र कौन सा है। जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है उससे सही से कौन प्रभावित यानी यहाँ पर करता है। तो अभी हमने दोनों चित्र देख लिए, मौद्रिक प्रवाह और यहाँ पर जो है, और साथ में हमने जो है वास्तविक प्रवाह देखा। तो दोनों का क्या था, हमारा पहले क्वेश्चन में था संसाधन सेवाएं। ठीक है, संसाधन सेवाएं थी, उसके बाद उसके बदले में फर्म क्या देती थी, वस्तु और सेवाएं देती थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, यहाँ पर उपभोग पर व्यय अभी देखा, उसके बाद फर्म क्या करती है, संसाधनों का भुगतान करती है। तो आपका आंसर यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गलत गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर उपभोग बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर संसाधन सेवाएं लिख दिया गया है। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है कि चित्र आपका कैसे भी आ जाए, बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर हमारे पास परिवार के पास से यानी परिवार क्या देता है। अगर आप यहाँ पर मुद्रा की बात हो रही है, ठीक है, अब मुद्रा की बात हो रही तो भुगतान शब्द आएगा। ठीक है, भुगतान आएगा और यहाँ पर व्यय, भुगतान और व्यय आएगा। मुद्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले परिवार जो है, पैसा फर्म, परिवार से पैसा फर्म के पास जाएगा यानी उपभोग पर व्यय। परिवार से यानी फर्म ने क्या खरीदा है, वस्तु और सेवाओं को खरीदा फर्म से, यहाँ पर वस्तु और सेवाओं ने। अब देखिए सबसे पहले अगर मुद्रा की बात करेंगे ना, मौद्रिक प्रवाह की, तो पहले सबसे पहले आपको याद रखना है कि परिवार से जा रही है जो है मुद्रा, परिवार से लेके फर्म के पास जाएगी। ठीक है, यानी पहले खर्च होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर खर्च हुआ, देखिए यहाँ पर खर्च हो गया, व्यय हो गया। क्यों हो गया, यहाँ पर साधन सेवाएं ली हैं, तो ये आपको साधन सेवाएं नहीं याद रखना, बस मौद्रिक प्रवाह में आपको व्यय याद रखना है। उपभोग पर व्यय यानी पैसा परिवार से फर्म के पास आया, उसके बाद पैसा फर्म से फिर से उसके बाद परिवार के पास आएगा। परिवार के पास कैसे आएगा, क्योंकि इसने साधन सेवाएं दी होंगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि परिवार के पास पैसा परिवार से जा रहा है फर्म के पास, लेकिन क्यों जा रहा है आपको ये सोचना है, क्योंकि यहाँ पर इस फर्म ने ली होंगी सेवाएं। ठीक है, इसलिए ये पैसा जा रहा है। उसके बाद फर्म से परिवार के पास आ रहा है। अब ये सोचना है आपको कि परिवार से फर्म के पास पैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि अब परिवार ने जो है, फर्म ने क्या लिया होगा, यहाँ पर साधन सेवाएं ली होंगी परिवार से, तो यहाँ पर ये यहाँ पर पैसा दे रहा है। ठीक है, तो पैसा ऐसे थोड़ी देगा, यहाँ पर साधन सेवाएं लेगा। ठीक है, तो साधन सेवाएं क्या होती हैं कि यहाँ परिवार के लोग फर्म में जाकर काम करते हैं, उसके बदले में पैसा मिलता है, तो वो होती है साधन सेवाएं। ठीक है, तो साधन यानी एक तरह से मनुष्य क्या हुआ, साधन हुआ कंपनी के लिए, फर्म के लिए, और फर्म उसके बदले में भुगतान करती है। तो बस ये मुद्रा के बारे में हो गया। लेकिन वास्तविक की बात करें तो वस्तु और सेवाओं का प्रवाह सबसे पहले यहाँ पर संसाधन सेवाएं, जो साधन जो हैं यहाँ पर हम फर्म के पास आएंगे, उसके बाद फर्म क्या बनाकर देती है, वस्तु और सेवाएं जो है फर्म यहाँ पर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो आपको ये याद रखना है। तो आपका आंसर आपका यही हो जाएगा, तो ए आपका आंसर सही हो गया।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए निम्न में से कौन सा जो है प्रवाह है, तो इनमें से कौन सा प्रवाह है, प्रवाह बताना है आपको। यानी बैंक में जमाएं पूंजी, मूल्यह्रास संपत्ति, तो मूल्यह्रास आपका आंसर हो जाए कि कौन में प्रवाह है, कौन सा प्रवाह है, तो इनमें से प्रवाह क्या है, ठीक है, तो मूल्यह्रास प्रवाह है। उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा स्टॉक है। अब यहाँ पर देखिए आंसर 17 का 17 कहाँ गया, 17 का जो है आपका सी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर भी। उसके बाद निम्न में से कौन सा स्टॉक है, स्टॉक आपको बताना है, यानी उत्पादन पूंजी और स्थिर पूंजी उपभोग, यहाँ पर बचत आपका यहाँ पर स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद आता है वस्तु विनिमय वाली एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रकों के बीच, यानी क्षेत्रकों के बीच वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के साधनों का प्रवाह कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, यानी एक वस्तु विनिमय वाली एक अर्थव्यवस्था में, ठीक है, वस्तु के विनिमय वाली अर्थव्यवस्था में क्या होगा, यानी विभिन्न क्षेत्रकों के बीच वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के साधनों का प्रवाह क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रवाह कहलाता है, ठीक है, वास्तविक, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा की बात नहीं हो रही तो मौद्रिक नहीं आएगा, पूंजी की बात नहीं हो रही तो पूंजी की बात नहीं आएगी, और चक्रीय प्रवाह दोनों की बात नहीं हो रही तो चक्रीय प्रवाह भी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर वास्तविक प्रवाह आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं इस तरह से जो है इस बुक के क्लास 12 जो कि ये हमारी क्लास 12 की जो बुक है, हमारी जो क्लास 12 की जो बुक है, क्लास 12 की, ठीक है, क्लास जो है 12 की जो बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके मैं सारे के सारे पार्ट आपके लिए करा दूंगा, इसी तरह से आपको कंप्लीट करा दूंगा सारे के सारे जो है पूरी बुक के, और सारे कवर कर लूँगा। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपकी पूरी प्रेपरेशन होने वाली है, ठीक है। साथ में मैं आपके लिए यहाँ पर मैथ और एक यहाँ पर साइंस के भी मैं लेकर आ रहा हूँ, लेकिन ये जो है क्लास जो है 9th के लिए होगा, क्लास 9th और जो है 10th के लिए होगा, ठीक है। क्लास 9th के लिए साइंस मैथ जो है क्लास 9th और 10th के लिए होगा, लेकिन आपके लिए इकोनॉमिक्स जो है मैं आपके लिए क्लास 11th और 12th के लिए इकोनॉमिक्स में आपके लिए पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलें। चलिए अब हम मिलेंगे आपको किसी और ऐसी ही वीडियो में।